हेलो एवरीवन। भाई 3 नंबर का मॉक स्टार्ट होने जा रहा है। जो इस सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मतलब कैसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को, कैसा सॉल्यूशन रहता है, क्या चीज़ है ये, ठीक है? तो बस उसी को आगे बढ़ाते हुए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन से देखिएगा भाई। पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि बहुत ही आसान देखो और ये सबको पता होगा जो मेरे को फ़ॉलो कर रहे हैं मतलब कि फालतू क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जिसमें देने लायक होगा उसमें फुर्सत से देखेंगे, ठीक है भाई? तो अब इसमें क्या करना है, ये देखो 0.25 बन जाएगा ये, ठीक है? और अब इसमें भाग करना है 0.5 से, ये 1 बन जाएगा और इंटू क्या करना है अपन को 0.5 तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, ये दोनों तो कट जाएँगे। अब ये पॉइंट हटाएँगे तो ऊपर 100 बन जाएगा, 100/25 करेंगे, 4 आंसर आ जाएगा। जो डायरेक्ट होने वाले होंगे उनको अपन इसी तरीके से देखते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, रेडियस एक इन सर्कल की दे रखी है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है 9√3। पेरीमीटर पूछ रहा है। पेरीमीटर पे बाद में आते हैं, पहले अपन क्या करते हैं कि साइड निकाल लेते हैं। भाई साइड के बिना तो कुछ कर नहीं सकते अपन, ना पेरीमीटर ना एरिया, कुछ भी पूछे चाहे वो बाद की बात होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लिख लेना। और भई एक ऐसी कॉपी आपने मेंटेन कर रखी होगी ऑब्वियसली जिसमें आप मतलब रिवीजन वाली चीज़ें लिखते होगे या फिर फॉर्मूले ऐसे लिखते होगे। तो ये वहाँ पे होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अचानक याद नहीं आती है और काफ़ी सही है मतलब। तो देखो क्या होता है कि a√3/6 जो होता है ना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर मेरे को रेडियस निकालनी है इन सर्कल की, उसका फॉर्मूला होता है। अब मेरे को ये दे कितनी रखी है? 9√3। भाई √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 9 × 6 54 आ जाएगी। तो यहाँ से अपन को a की वैल्यू 54 मिल गई। अब साइड मिल गई, अब कुछ भी कर सकते हैं अपन। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजाएँ समान होंगी। अपन को पेरीमीटर निकालने को बोला है तो 54 × 3 कर देंगे, 4 तिये 12, लास्ट में 2 आंसर आएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है। हमेशा एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि डिजिटल सम और यूनिट डिजिट जहाँ दिखेगा वहाँ लगा देंगे। अब मैंने यूनिट डिजिट लगाया, मेरा आंसर आ गया। बहुत सही चीज़ होती है ये, टाइम बचाने के पर्पज़ से। अब एक स्केलन ट्रायंगल दे रखा है, उसकी 2 साइड्स अपन को दे रखी हैं। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएँ अनइक्वल होती हैं। मतलब कि ना वो इक्विलेटरल है, ना वो राइट एंगल है, एकदम नॉर्मल सीधा-साधा ट्रायंगल है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन-सी साइड नहीं हो सकती? तो भई देखो, साइडें हो कौन-कौन सी सकती हैं, ये ध्यान देना। ये जैसे एक स्केलन ट्रायंगल है, ये 3.8 है मान लेते हैं, ये 6 है, ये अपन को निकालनी है। तो ये साइड क्या-क्या हो सकती है, वो देखते हैं पहले। तो ये जो साइड है ना, सी वाली मान लेते हैं, तो ये a माइनस बी से तो बड़ी होगी और a प्लस बी से छोटी होगी। ये एक छोटी-सी कंडीशन होती है, भई हर साइड के लिए लगती है, तीनों साइडों में यही कंडीशन लगेगी। तो अब देखो, 6 में से मैं 3.8 घटाता हूँ, ऑब्वियसली बड़ी वाले में से छोटी वाली घटाएँगे अपन, तो ये कितना आ जाएगा? 2.2 आ जाएगा। ठीक है भई, 2.2 से बड़ी रहेगी और इनको जोड़ेंगे तो 9.8 से छोटी रहेगी। अब इनके बीच में जितने भी ऑप्शन हैं, वो अपन हटाते जाएँगे। इसने क्या बोला कि कौन-सी नहीं हो सकती? भई देखो, 3 इनके बीच में आ रहा है, 2.4 इनके बीच में आ रहा है, 2.7 भी बीच में आ रहा है, 2.2 नहीं हो सकती, बराबर कभी नहीं हो सकता ये। अगर ये बराबर होगा तो फिर ये ट्रायंगल बनेगा नहीं। मतलब ना तो ये बराबर हो सकती, इससे बड़ी होनी चाहिए एग्ज़ैक्टली। 2.2 से जस्ट बड़ी 2.21 भी होगी तो भी ट्रायंगल बन जाएगा, 2.2 पे नहीं बन पाएगा। ठीक है भई? 4 नंबर पे आ जाते हैं। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द एंटायर स्टाफ। देखो भई, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस और एक कोशिश आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना एवरेज का, या फिर मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें एलिगेशन लग सकता है, तो भैया जी लगा दिया करो, बहुत टाइम सेव करेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से करने जाऊँगा, तो अपन क्या करेंगे कि भई हर एक ऑफिसर को मान लो, अपन ऐसे मान लेते हैं कि इसमें टोटल ऑफिसर, एक बार मैं बेसिक भी बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि काफ़ी बच्चों को एलिगेशन समझ में नहीं आता है, वो कैसे लगाते हैं उनको ये नहीं पता, तो एक बार बेसिक देख लेते हैं। भई जो ऑफिसर्स हैं मान लेते हैं उनको एक्स हैं, तो इनका एवरेज 80 दे रखा है, तो टोटल कितना हो गया? 80 एक्स हो गया। अब ये बोल रहा है कि एवरेज सैलरी, अच्छा ये एंटायर स्टाफ की तरह की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी। इसको सही कर लेते हैं अपन। एंटायर स्टाफ की इसने 80 दे रखी है। तो मान लेते हैं अपन की जो ऑफिसर है वो एक्स है और जो क्लर्क है वो वाई है। तो टोटल सबकी 80 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगी, हाँ या ना? अब एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इसने 480 दे रखी है। तो टोटल निकालेंगे 480 इंटू एक्स आ जाएगी। क्लर्क की 60 दे रखी है, 60 इंटू वाई आ जाएगी। यहाँ बराबर रख देंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसने ऑफिसर को मेरे को 15 दे रखा है, यानी वाई की जगह 15 रख देंगे, वाई की जगह 15 रख देंगे। सोल्व करेंगे, इजीली एक्स आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, मैं ये चीज़ भी मानता हूँ, आसान इक्वेशन है, हर कोई सोल्व कर सकता है। पर आप बताना अब कि ये ज़्यादा ईज़ी है या फिर ये ज़्यादा ईज़ी है? यहाँ देखना। भई यहाँ पे अपन लिख रहे हैं ऑफिसर और यहाँ पे लिख रहे हैं अपन क्लर्क। ऑफिसर की एवरेज सैलरी 80 है। नहीं, ऑफिसर की एवरेज सैलरी 480 है। ठीक है, और क्लर्क की 60 है। अब इनकी मिला के अपन को कितनी बनानी है? 80 बनानी है। इधर मैंने घटाया 400 आया, इधर मैंने घटाया 20 आया। नेगेटिव कभी नहीं लेते हैं, डिफरेंस लेना होता है।
मैंने इनका रेशियो सोल्व किया, ये आ गया 1:20। अब इसने मेरे को ऑफिसर का नंबर दे रखा है 15, यानी 1 की वैल्यू 15 है, मतलब 20 की वैल्यू निकालनी है, 20 को भी 15 से गुणा कर दो तो 300 आ जाएगा, 300 आंसर आ गया। अब ये बताओ कितना सा मतलब कितना आसान था, और ये देखो मतलब ठीक है भाई। अब बाकी जो इंसान समझदार है वो अपने आप समझ जाएगा कि क्या लगाना है और कैसे करना है। 5 नंबर पे आ जाते हैं। ये फालतू कैलकुलेशन करवा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं कि इसको कैसे भी करके सिंप्लीफाई करना है, तो या तो साइन कोस में बदल लो या फिर tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो cot को tan में बदल लो या tan को cot में बदल लो, जो आपका मर्जी करे वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। अब देखो पहले तो ये देख लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा का उल्टा करूंगा तो नीचे कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोसेक का ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब टेन थीटा, तो फिर स्क्वायर लग जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ गया और माइनस में। अब ये चीज सोल्व करता हूँ, 1 माइनस टेन थीटा आ गया। इसको या तो साइन कोस में बदल लो, जिसको जैसा इजी लगे वैसा कर लो, जो आपके एग्जाम में जल्दी हिट कर रहा है वही मेथड लगाना है। मैं ये कभी नहीं बोलता कि जो मैं करवा रहा हूँ वही आप करो और वही करोगे तो एग्जाम पास होगे, ऐसा नहीं है। जल्दी करने के लिए जल्दी हिट भी होनी चाहिए वो चीज दिमाग में, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस से आएगी। अब देखो 1 माइनस कोट थीटा है तो ऐसे लिख दिया मैंने, 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसा बना दिया अपन ने। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं सिर्फ इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, स्क्वायर वगैरह बाद में देख लेंगे। 1 माइनस टेन थीटा एज इट इज आ गया। यहाँ से मैं एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 और अपॉन में टेन थीटा आ जाएगा। इसमें से माइनस 1 को कॉमन निकाल लो और ये टेन थीटा को ऊपर भेज दो। ठीक है भाई, टेन थीटा को ऊपर भेज दिया, इसमें से मैंने माइनस 1 को कॉमन निकाला तो ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, साइन बदल जाते हैं माइनस को कॉमन निकालते ही। अब देखो ये भी 1 माइनस टेन थीटा, ये भी 1 माइनस टेन थीटा, कट गए। अब यहाँ क्या बच गया, माइनस का टेन थीटा, माइनस के टेन थीटा का स्क्वायर करेंगे प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, लेकिन ये माइनस तो रहेगा ना। ठीक है भाई, तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया, ये दोनों कट जाएंगे और जीरो मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, बड़ा ही इजी था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी है दो टावर के बीच में 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर जो भी है, मतलब कि ये दो टावर हैं, इनके बीच में 100 मीटर की दूरी है। ये बोल रहा है एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर विच इज 120 मीटर हाई। विच इज अपन ने रीजनिंग में बहुत बार पढ़ा है कि जब भी ये जो की बोलेगा ना, ये देखो यहाँ हिंदी में इसने क्या बोला है कि पहले मीनार के, कहाँ बोल दिया इसने, और 120 मीटर ऊंची दूसरे मीनार के शिखर, मतलब ये दूसरे की बात कर रहा है। इंग्लिश में भाई विच इज दे रखा है, बाकी एग्जैक्टली हिंदी इसकी जो की होनी चाहिए थी, और वो हमेशा सेकंड पर्सन की बात करता है, यानी इसी टावर की बात कर रहा है। तो इसकी हाइट इसने 120 दे रखी है और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। तो ये बोला हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर निकालो भाई। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर ये x है तो ये भी x होगी, है या ना? अब देखना आप भाई, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगी, 45 डिग्री है। कॉमन सेंस लग गया कि tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है। अगर ये 100 है, मतलब ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगी। मतलब ये मैंने ऐसे किया है कि इसको आप कुछ भी मान लो, a मान लो, तो tan 45 बराबर क्या आ जाएगा, a अपॉन 100। ठीक है, बाकी कायदे से ये बताना तो नहीं चाहिए लिख के, बाकी tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो a 100 आ जाएगा, यानी ये भी 100 आ गया। अब बताओ पूरी 120 थी, ये 100 है, तो ये सिर्फ 20 नहीं बच गई। अब ये 20 तो ये भी 20, यानी इस वाले टावर की हाइट 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। अब ये देखो इसमें भाई माइनस से प्लस पे जाना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन पे मैं इसलिए इजीली बोलता हूँ, इजी है कि दिमाग में ऑटोमेटिकली फिर यही चीज चलेगी कि इजी है मतलब कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब देखो भाई इसको कैसे करेंगे। कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में टू कोस थीटा साइन थीटा। अब एक चीज बताता हूँ, लेकिन इसमें ऐसा करने के बाद में, अब इधर भी स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताता हूँ मैं, भैया जी आप ऐसा सोच के देखो कि अगर आप इसको 1 बना दोगे तो ये 2 cos थीटा sin थीटा आ जाएगा। क्या आप उससे यहाँ पे पहुंच सकते हो? कभी नहीं पहुंच सकते, इसलिए इसको 1 नहीं बनाना है। ये sin स्क्वायर थीटा को उधर भेजो आप, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस में, प्लस नहीं माइनस में, ये आ जाएगा 2 cos थीटा और इंटू में sin थीटा बराबर में, ये इधर आके घट के sin स्क्वायर थीटा ही बन गया। अब देखो इसको अपन को क्या करना है, प्लस का बनाना है। भाई प्लस का बनाने के लिए अपन एक ही काम कर सकते हैं कि या तो इसमें अपन 2 cos थीटा 4 cos थीटा sin थीटा ऐड कर दें, पर फिर वो तो अपन को आगे कोई सॉल्यूशन देगा नहीं। हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं। ये बेस्ट मेथड है कि आप इसको उधर ले जाओ, बहुत सही रहेगा। तो भाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा sin थीटा। अब मेरे को एक दिमाग लग गया, अब दिख जाएगा आंसर कि भाई sin स्क्वायर थीटा वाली टर्म है,
मतलब कि ए स्क्वायर वाली टर्म है और 2ab वाली टर्म है। अब बी स्क्वायर और चाहिए मेरे को, यानी कि कोस थीटा है मेरा बी, यानी कि मेरे को कोस स्क्वायर थीटा और चाहिए। अब मेरी मर्जी से तो कोस स्क्वायर थीटा ऐड नहीं कर सकता, इधर भी ऐड करना पड़ेगा मेरे को। इक्वल टू के दोनों साइड मतलब आप कुछ भी जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कोई रोक टोक नहीं है। मैंने दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर दी, ठीक है भाई। अब ये चीज तो मेरी क्या बन गई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये भी दिमाग लगाना ही पड़ेगा, देखो इसका कोई उपाय नहीं है। या फिर मतलब एक ऐसा भी हो सकता था कि आप इसमें थीटा रख लेते, लेकिन फिर वो भी फालतू की कैलकुलेशन लेके चला जाएगा, बहुत ज्यादा खिंच जाएगी, उसमें भी कैलकुलेशन बेटर नहीं है वो। तो अब ये देखो, ये बन गया जो मेरे को चाहिए था वो, इधर क्या आ गया 2 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा। पर इसका तो अपन को रूट लेना पड़ेगा, रूट लेंगे ये कट जाएगा, यहाँ रूट लेंगे 2 का तो रूट आ जाएगा, ये कोस थीटा बन जाएगा, तो रूट 2 कोस थीटा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी था। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे जाना है तो इसका डायरेक्टली क्यूब कर दो। तो वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे क्वेश्चन पे टाइम देने का कोई सेंस नहीं है, फॉर्मूले बेस्ड है। 40 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 और आगे 3 जीरो आ जाएंगे। अब ये तो मेरे को निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वैल्यू रख देते हैं अपन। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो अब ये दिमाग अपने आप लगने लग जाता है भाई, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो, जब कि a प्लस बी की वैल्यू 40 है, मैं ए ए ये 40 है ना, देख लेना ए इंटू बी कहां से निकालूं, तो इन दोनों की हेल्प से निकल जाएगा। इसका स्क्वायर कर लो आप। तो अपन यहां करते हैं, इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं। ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1600। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 116 है, प्लस 2ab इज इक्वल टू 1600 आ गया, हाँ या ना। अब अपन क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो 2ab की वैल्यू 1600 में से 100 जाएगा तो 1500, फिर 16 और गया तो 1484। यहाँ से ए बी निकाल लेते हैं अपन, तो 742 आ जाएगा। ए बी यहाँ रख दो 742, ठीक है। बराबर आ जाएगा 64 के आगे 3 जीरो। यहाँ से अपन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। मैं बताऊंगा अभी क्या करेंगे अपन। ये 64,000 है, इसमें से माइनस होगी ये वाली टर्म, 4 तिये 12 120 इंटू 742। अब मेरे को एक बात बताओ, दिमाग लगाने की कोशिश करना। ये है 700 अप्रोक्सीमेट, ये है 100, है ना। 700 में 100 से गुणा करेंगे 70,000, लेकिन मैंने तो छोटी छोटी वैल्यूज ली हैं, और बड़ा जाएगा 70,000 से, तो पहली बात तो नेगेटिव आंसर आएगा, ये ऑप्शन कट गया। अब जैसे कायदे से देखें इनको, एकदम अप्रोप्रिएट देख लेते हैं। तो मान लो ये जैसे कोई एक 750 के लगभग वैल्यू है, ये 120 के लगभग वैल्यू है, अच्छा लेकिन एक चीज पे फंस जाएंगे अपन। ये 25,040 है, ये 25,480 है, आंसर ये तो फिर पक्का नहीं आएगा, इन दोनों में से आएगा, लेकिन भाई एग्जैक्टली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब इसमें। तो कोई और तरीका, डिजिटल सम लगा सकते हैं यहाँ पे अपन। डिजिटल सम लगा लेते हैं, ठीक है, बेस्ट रहेगा। 6 और 4 10 का डिजिटल सम 1। इसका कितना हो जाएगा डिजिटल सम, 2 और 1 3। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 का डिजिटल सम 4, 4 गुणा 3 करा 12, 12 का डिजिटल सम 3। तो 1 माइनस 3 तो -2। तो अब अपना डिजिटल सम कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 2 आ गया। अब भाई ऑप्शन पे आ जाओ एक बार, देखो 5 और 4 9 तो कट गए, -2 बच गया, एग्जैक्टली अपना पहला आंसर आ जाएगा, एकदम से करेक्ट है। डिजिटल सम लगा के अपन ने बेस्ट कर लिया। बाकी किसी को अगर समझ में नहीं आया है, डिजिटल सम की वीडियो पड़ी है, चैनल पे जाके देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत टाइम सेव कर जाएगा। अब बताओ, ये गुणा करने में 12 की टेबल मेरे को पता है आसान है, गुणा कर सकते हैं, लेकिन सोचो गुणा करना और फिर माइनस करने से कितना बेटर था डिजिटल सम लगाना। ठीक है भाई, 9 नंबर पे आओ। आज के पेपर का सबसे भयानक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन बहुत इजी बना देंगे इसको, भाई ध्यान देना। ठीक है, एक स्कूल है, उसमें 4 सेक्शन है 9th क्लास के एबीसीडी के। द रिजल्ट ऑफ एनुअल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम यहाँ पे दे रखा है इस टेबल के अंदर। स्टडी करनी है इसको, और अपन को ये बताना है कि एक स्टूडेंट को जब ही पास डिक्लेयर किया जाएगा अगर वो एटलीस्ट एक एग्जाम में पास होता है, हाफ ईयरली या एनुअल में से। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक में पास होता है, ज्यादा कितने में भी हो सकता है, उसकी मर्जी है, एक में एटलीस्ट पास होना ही चाहिए वो। ठीक है भाई, तो बोला विच सेक्शन हैज द मैक्सिमम पास परसेंटेज, यानी कि कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो 2 तरीके हैं और आसान तरीका बताता हूँ। एक तो है कि आप पूरा कैलकुलेट करो, लेकिन पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, अपन इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, नंबर सिस्टम का यूज ले लेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। देखो भाई, अपन ऐसा कलर लेते हैं कि यहाँ भी लिखे तो दिखे, यहाँ भी लिखे तो दिखे। तो देखो, इसने क्या बोला मेरे को कि कोई से भी एक एग्जाम में पास होगा तो चल जाएगा मेरा काम। तो देखो, ये तो दोनों जगह फेल है, इनको तो अपन ले ही नहीं सकते हैं। ये देखो क्या है कि हाफ ईयरली में फेल है, लेकिन एनुअल में पास है, मतलब ये लेंगे अपन। ये हाफ ईयरली में पास है, ये भी लेंगे। ये दोनों में पास है, ये भी लेंगे। मतलब कि ये तो मेरे पास वाले बच्चे आ जाएंगे, और फिर मैं टोटल बच्चे ले लूंगा और फिर मैं कंपेयर कर लूंगा। जोड़ भाग करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है।
जो इसके आंसर में दे रखा था वो इतना घटिया मेथड है, मतलब उसमें क्या दे रखा है कि आप है ना सी वाले सेक्शन के बच्चों को देखो, ये सबसे ज्यादा यहाँ पास हो रखे हैं, इसमें यहाँ पास हो रखे हैं। बहुत बकवास मेथड है वो, कभी नहीं लगता है। अपन को टोटल बच्चे पता ही नहीं है तो अपन कैसे बता लगा लेंगे वो मेथड, वो नहीं लग पाएगा। अभी अपन तरीके से करते हैं इसको। तो देखो भाई, 17, बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा रखना है। 17 और 6 23, 23 में 62 जोड़ा मैंने, तो 85 बन गया। और टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 85 में 27 जोड़ देंगे अपन। ठीक है भाई, 85 में 27 जोड़ देंगे, 7 और 5 12, 108 और 2 10 और 1 11, 112 आ जाएगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, वो नहीं कर रहा मैं अगली क्लास के बच्चे लिख लेता हूँ। 15 और 8 23, 23 और 57, 23 और 57, 7 और 3 10 का 0, एक कैरी लगी, 5 2 7 और 1 8, 80 आ गए। टोटल निकालेंगे, इसमें 25 जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा, हाँ या ना। अगले बच्चे लिखो, 18 और 9 27, 27 और 60 करेंगे 87। टोटल बच्चे इसमें 23 और जुड़ जाएंगे तो 110 आ जाएगा। यहाँ देखो 19 और 59 लिखा है, तो ये कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। उसमें 7 और जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। और बटे कितना, 80, इसमें 26 जोड़ना है, तो 6 और 5 11, 8 और 2 10 और 11। अब भाई इसको कंपेयर करने का भी बड़ा मामला गड़बड़ है। कई बच्चे सोचते हैं कि इसको भाग देके थोड़ी अपन कंपेयर करेंगे। अरे नहीं भैया जी, कंपेयर करने के लिए नंबर सिस्टम में अपन ने एक मेथड पढ़ा है कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगाते क्या अपन, वहां पे भी तो कंपेयर करते हैं अपन। और उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा, भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी फ्रैक्शन बताओ। तो अब देखो, विच सेक्शन हैज द मैक्सिमम पास परसेंटेज, ये पास परसेंटेज है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही अपना आंसर होगा। अब वो चेक कैसे करते हैं, देखो, इसको चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना चालू कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में भी थोड़ा सा एक लफड़ा है कि इतनी बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो भई वो तो देखो अब करनी ही पड़ेगी, उसका कोई उपाय है नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशन करे बिना तो कैसे सोल्व कर सकते हैं अपन? कोई तरीका बचता ही नहीं है। लेकिन ये है कि एक-एक कम होता जाएगा सोल्व करेंगे तो। बाकी ऐसा है कि छोड़ने लायक क्वेश्चन है, मतलब एग्ज़ाम में इतना बड़ा कोई नहीं करेगा, पहले इनको जोड़ने में इतना टाइम लग जाएगा, फिर ये वाले में बहुत टाइम लग जाएगा। और इतना बड़ा क्वेश्चन देख के तो फर्स्ट गो में तो कभी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन डाउन कर देता है। फर्स्ट गो में छोड़ो, सेकंड गो में अगर टाइम बच रखा है, तो आके करो, वरना छोड़ दो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। 48 नंबर अगर आ भी जाते हैं आपके 50 में से इस क्वेश्चन को छोड़ने के बाद, तो कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि आपका वो सॉल्यूशन नहीं रुके, मतलब सिलेक्शन नहीं रुकेगा उस चीज़ से, बिल्कुल गारंटी है मेरी, ठीक है? बाकी सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है? 85 इंटू 5 करते हैं तो 425 होता है। 425 का 25 ही आएगा, वो 4 कैरी लग जाएगी। 85 इन प्लस 4 यानी कि 89 हो जाएगा। भई मल्टीप्लाई करने का थोड़ा-सा फास्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो पहले ये यहाँ गुणा हुआ है तो इसकी वैल्यू आई है ये। अब 112 इंटू 80 होगा, तो पहले 0 लग जाएगा। अब 8 दूनी 16 का 6, एक कैरी लगेगी, 11 आठे 88 और एक 89। न देखो दोनों में से बड़ा क्या है? ये बड़ा है। यानी कि इन दोनों में से ये बड़ा है। मेथड भी सीख लो भई जिनको नहीं पता है वो। यानी ये नंबर का कोई रोल ही नहीं बचा। अब यहाँ देखो, अब भई 11 इंटू 8 करेंगे, 88 आएगा, आगे डबल ज़ीरो लगेगी। अब 105 इंटू 87 करना है, और 35 वो 435 आ जाएगा। ऐसे गुणा करना होता है। 80 इंटू 5 किया तो 400, 7 को 5 से किया तो 35, तो 435 आ गया। तो मैंने 35 लिखा, 4 कॉमन लग गए। अब 87 और 4 जुड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। अब इन दोनों में से बड़ा क्या है? ये बड़ा है, ये भी कट गया। अब इन दोनों में देखो, 87 को 111 से गुणा करना है और 85 को इससे करना है। पहले ये कर लेते हैं अपन, तो 0 लगेगा। किसी भी चीज़ को 11 से गुणा करने का तरीका तरीका तो पिछले वाले पेपर में ही बताया था। 8 इधर लिखो, 5 इधर लिखो, बीच में दोनों का जोड़ 13 आएगा तो 3 ही लिख पाऊँगा, 1 इसमें फिर जुड़ जाएगा तो 9350 बन गया ये तो। अब ये और सोल्व करना है। 87 को 11 से गुणा करना है, आसान है। 87 एकम 87, 7 आया, 8 कैरी लगी। और फिर 87 एकम 87, फिर 8 कैरी लगेगी तो 95 का 5 और 9 कैरी। अब 87 एकम 87 और 9 जुड़ेगा तो 96, 96 57 ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये आ जाएगा, यानी कि सी सेक्शन में सबसे ज़्यादा पासिंग परसेंटेज है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, छोड़ने वाला क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाह रहा है टाइम बचने के बाद में, तो यही मेथड लगाना है, बेस्ट रहेगा। ओके, 10 नंबर पे आ जाते हैं। एक डीलर है, वो एक आर्टिकल को बेचता है ₹7,850 में। ये 7,850 नहीं है, ये यहाँ रुपए था। ये हर बार रुपए को 7 जैसा बना देता है। ₹850 में बेचता है। कब? एक 15% का डिस्काउंट देने के बाद में। कब बेचता है? एक 15% का डिस्काउंट देने के बाद में। अब आगे क्या बोल रहा है? अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, तो भी वो 25% कमाता। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या है? भाई इस क्वेश्चन का बेस्ट मेथड है मेरे अकॉर्डिंग कि आप है ना एक्स वगैरह मान के, 100 वगैरह मान के कैलकुलेशन में फँसने के बजाय ऑप्शन से जाओ। मैं बताता हूँ कैसे। एक डीलर है, उसने एक आर्टिकल को 850 में बेचा है, यानी कि ये एसपी है उसकी।
और ये कब है? जब उसने 15% का डिस्काउंट दिया। तो मैं पहले 850 से 15% का डिस्काउंट से उसकी मार्क प्राइस निकाल लेता हूँ। अब भई मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। यानी सेलिंग प्राइस का उल्टा करना पड़ेगा अब अपन को, यानी कि 100 बटे अब डिस्काउंट 85। अगर मैं मार्क प्राइस यहाँ लिख रहा होता तो 85 बटे 100 आता। मैंने सेलिंग प्राइस लिखा है तो 100 बटे 85 आएगा। इसको सॉल्व करो। ये 10 बार कटेगा यानी 1000 आ जाएगा। मतलब मार्क प्राइस जो है वो आइटम की ₹1000 है। अभी क्या बोल रहा है कि अगर ये डिस्काउंट ना देता तो भी वो 25% कमाता। यानी कि अब मतलब अपन को कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। ऑप्शन पे जाते हैं। पहला ऑप्शन मान लो ₹800 है अपना। अब इस 800 पे ऊपर अगर कोई मान लो 25% कमा रहा है यानी 125 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 125 इंटू 8 1000 होता है। बिल्कुल भैया जी आंसर आ गया। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता 800 तो मैं 950 का 125 बहुत आसान है। 1 सेकंड में निकल जाएगा 950 का। 900 का 1 सेकंड में। अगर 1000 भी होता तो भी मतलब मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं आपको ये कैलकुलेट करने में कि मार्क प्राइस कैसे निकलेगा। आगे इज़िली अपना आंसर टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ भाई, ठीक है? बाकी तरीके से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, नहीं जाना है उससे। 11 नंबर पे आते हैं। ये अपन को और एक बात बताता हूँ डीआई वाले क्वेश्चंस में है ना जो ऊपर की कहानी होती है उसको पढ़ने का मेरे हिसाब से कोई सेंस होता नहीं है, टाइम वेस्टेज ही करते हो आप। इसमें क्या ही बता देगा, जो भी बता रखा होता है ना वो हमेशा अपन को अपने इसमें टेबल में या फिर जो भी ग्राफ होता है उसमें मिल जाती है सारी चीज़ें। तो मैं कभी नहीं पढ़ता। एक बार देखो इस पे देखो अब आओ, कि कौन से सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर जो हैं वो मेल्स हैं। अब भई क्या पढ़ने की नीड पड़ी ऊपर वाले को, सब समझ में आ गया कि ये टोटल थे, इसमें से ये फीमेल का परसेंटेज दे रखा है। तो अपन ये देख लेते हैं कि मेल मतलब कि घटाने पे कौन से में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। देखो, कुछ भी सोल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इसमें 80% अगर फीमेल हैं, तो सिर्फ 20% मेल हैं। इसने ये नहीं पूछा कि गिनती में नंबर में सबसे ज़्यादा कौन-सा है, इसने बस ये पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो भैया जी एक बात बताओ, इसमें तो सिर्फ 20% ही है, इसमें 10 है, इसमें देखो 65% है, इसमें 60, इसमें 50, इसमें 25 ही। यही आंसर आ जाएगा ना मैथमेटिक्स। पक्का ये टिक करके आओ, 100% सही होगा। यही दिमाग लगाना होता है कि बस मैं कैसे जल्दी करूँ क्वेश्चन को। कौन चेक करने आ रहा है कि आपने वहाँ पे एक-एक का निकाल के देखा है, फिर कंपेयर किया है। मैंने डायरेक्टली परसेंटेज से देख लिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। 2 पाइप हैं, वो एक टैंक को 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के भी 2 तरीके बताता हूँ आपको। एक तो तरीका है एकदम बेसिक। बेसिक से भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। जैसे मान लो पहले जो है, पहले बेसिक अच्छे से देख लेते हैं एक बार, फिर तरीका देख लेंगे। और बी वाली पाइप 24 मिनट में भर रही है, इन दोनों को देख के मैं 120 एलसीएम बोल देता हूँ। 20 से ये 6 बार कटेगा, ये इससे 5 बार कटेगा। अब ये बोल रहे हैं कि एक आउटलेट है जो 3 गैलन पर मिनट में खाली कर रहा है, मतलब एम्प्टिंग पाइप हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि अगर सभी पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में भरता है। ए भरेगा, बी भरेगा, सी खाली करेगा और 15 मिनट ले लेंगे। 15 से 120 8 बार कटता है। यानी कि 8 सभी की एफिशिएंसी आ गई जिसमें से 11 इन दोनों की थी। यानी कि सी की पक्का 3 है, 11 में से 3 जाएगा जब भी तो 8 आएगा। ठीक है भाई। कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछ रहा है। भई देखो 120 काम करवाना है 3 की एफिशिएंसी से और ये 3 गैलन पर मिनट खा काम कर रहा है। 3 मतलब गैलन पर मिनट उसमें से क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। तो भई से 40 बार कट गया, 120 गैलन्स की कैपेसिटी आ गई, या तो ये लगा दो। अब तरीका देख लेते हैं दूसरा, थोड़ा-सा उससे फास्ट हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से तो वो भी मतलब बराबर ही टाइम ले लेगा कि पहले पाइप का 1/20 है, दूसरे पाइप का 1/24 है और खाली करने वाले का 1/x मान लिया अपन ने और अब यहाँ से ये कितना ले रहा है टाइम? 1/15 मिनट ले रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। बराबर से ही पड़ने वाला है, कोई इतनी बड़ी खास बात है नहीं। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। सभी का एलसीएम 120 आएगा, 20 से 120 6 बार, 24 से 5 बार और वो इधर आके घटेगा तो माइनस का साइन लग जाएगा, 15 से 120 8 बार और बराबर आ जाएगा 1/x। ये 11 माइनस 8 फिर 3/120 ही बनेगा बराबर 1/x, यानी यहाँ 40 आ जाएगा, x की वैल्यू 40 आ गई। 3 गैलन पर मिनट ये खाली कर रहा है, तो 40 इंटू 3 करोगे, आंसर फिर भी 120 ही आना है। जो मेथड बेटर लगे वो लगा लेना, दोनों में लगभग सही सेम टाइम लग रहा है, उतना ही दिमाग लग रहा है, वही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भाई, 13 नंबर पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। एमडीएच का कंसेप्ट भी लगा सकते हो, बाकी ज़्यादा बेटर रहेगा कि अपन क्या करें, इसमें ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, ये सही रहेगा। 2 प्रिंटिंग मशीन है ए और बी, वो 2400 पेज 5 घंटे 5 दिन में काम करके कर सकते हैं। बाकी इसने ये दे रखा है कि मशीन ए जो है वो 2.5 घंटे में पेज उतने ही प्रिंट करती है जितने बी वाली क्या करती है, 1.5 घंटे में प्रिंट करती है। ठीक है भाई, यहाँ से मेरे को ए अपॉन बी यानी ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई 1.5/2। 5 से दोनों को काटा तो 3/5 आ गया, ये एफिशिएंसी है। हो गया सारा काम मेरा, कि भई मेरे को 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से 5 घंटे
5 दिनों तक काम करवाना है, ऐसा करने से मेरे 2400 पेज बन जाएँगे। वैसे यहाँ से मतलब 3x प्लस 5x यानी 8x आएगा, पर मैं x वगैरह लिखता नहीं हूँ, कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, 8 पंजे 40, 40 इंटू 5 200, 200 आ गया ना? दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो काट दो, 2 से 24 को काट दो 12 बार, यानी कि x की वैल्यू जो है मेरी, यहाँ से जो मैं x कर रहा था ना वो 12 आ गया, यानी 1 की वैल्यू 12 आ गई, ऐसे मान लेना चाहिए अपन को। तो ये बोल रहा है कि b जो है वो 1 घंटे में कितने पेज प्रिंट कर देगा? भई b की 5 एफिशिएंसी है, x की वैल्यू 12 है, 12 पंजे 60 पेज प्रिंट कर देगा, आंसर आ गया। बहुत ईज़ी होते हैं ये वाले। ये शानदार क्वेश्चन है भई आज के पेपर का। मैंने शायद अभी दूसरे क्वेश्चन पे ही बोला है आज, है ना? बढ़िया क्वेश्चन, और ये सीरियसली अच्छा है। इसमें पता है क्या है? फँसाने वाला क्वेश्चन है। चाहो तो 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो इसको पूरा पेज का बना सकते हो। अपन करेंगे सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व। फालतू मेथड में नहीं फँसाऊँगा, देखिएगा। भई मेरे को दे रखा है a बराबर रूट 2 माइनस 1 का होल क्यूब। मेरे से ये पूछा है a माइनस 1 अपॉन a का होल क्यूब और प्लस में 3 इंटू a माइनस 1 अपॉन a। भई ये जो भी टर्म है उस पे अपन बाद में आते हैं। पहले ये तो कॉमन सेंस लग गया कि a और 1 अपॉन a वाली टर्म जब भी पूछता है, जब मान लो अब बच्चे क्या दिमाग लगाएँगे, इसका डायरेक्टली 1 अपॉन a निकालने की कोशिश करेंगे। अरे नहीं रे, रुको थोड़ा-सा। करना क्या है, इसका दोनों तरफ क्या करो, क्यूब रूट ले लो या तो। क्यूब रूट अगर अपन लेते हैं तो a की पावर 1 अपॉन 3 की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 माइनस 1, ठीक है? अब ऐसा करने से पता है क्या हो गया? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये गलत लिखा हुआ है भैया जी, यहाँ पे 1 अपॉन 3 आएगा ना, जभी मैं थोड़ा-सा ऐसे कन्फ्यूज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप चेक कर लेना पेपर में जाके, ये 1 अपॉन 3 है, मेरे को याद आ गया, ठीक है? तो अब देखो, अब अगर मैं इसका क्यूब कर लेता हूँ, तो a का क्यूब बराबर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 3 का क्यूब करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। अब मेरे को a का क्यूब मिल गया। अब एक बात बताओ, आप इसको सॉल्व करो एक बार। इसको 1 अपॉन a निकालने की बजाय अपन वहाँ नहीं जाके थोड़ा-सा टेढ़ा जा रहे हैं, लेकिन आसान बनाएगा ये अपने सॉल्यूशन को, देखो। इसको सॉल्व करो। ये आएगा a का क्यूब और माइनस में 1 अपॉन a का क्यूब, माइनस में अब 3 इंटू ab, यानी a, चलो लिख देता हूँ ना, अगले स्टेप में कर दूँगा वरना ज़्यादा हो जाएगा। ये आ जाएगा, ठीक है भई? और प्लस में क्या आ गया, 3 इंटू a माइनस 1 अपॉन a। भई ये तो कट जाएगा। तो ये देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी ये पूरा भी इससे कट गया। सिर्फ आंसर इतना सा बच गया। अब देखो, a का क्यूब क्या है? रूट 2 माइनस 1, माइनस में 1 अपॉन a का क्यूब क्या है? रूट 2 माइनस 1। इसका रैशनलाइज़ेशन कर दो। तो देखो क्या आ जाएगा, परिमेयकरण कर रहे हैं। भई ऊपर तो क्या आएगा, यही कर देते हैं, रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 प्लस 1। अब देखो ऊपर तो रूट 2 प्लस 1 एक बार ब्रैकेट में आएगा, भई ये अंदर माइनस जाके कुछ गड़बड़ करेगा इसमें। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस 1, 1, 1 का कोई सेंस नहीं है। ये माइनस अंदर जाएगा तो रूट 2 को काट देगा और माइनस 1 माइनस का 2 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? और बढ़िया भी लगा होगा, बहुत सही मेथड था ये वाला, मेरे को भी पता है। 15 नंबर पे आ जाते हैं। 15 नंबर में क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन दे रखी है अपन को। मेंसुरेशन के अंदर अगर फॉर्मूले याद है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जो बोलता जा रहा है वो लिखते जाओ। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होती है, 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच। ये मेरे को दे रखा है 196 पाई। इसने बोला है एरिया ऑफ इट्स बेस। भाई कोन का बेस क्या होता है, सर्कल। सर्कल का एरिया दे रखा है इसने 154 और सर्कल का एरिया ही पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 रख देता हूँ। तो 1 अपॉन 3 इंटू 154 इंटू हाइट बराबर 196 पाई आ जाएगा। यहाँ से पाई को चलो 22/7 रख देते हैं। इसने बोला भी है क्वेश्चन के अंदर, तो 22/7 रख दिया मैंने। यहाँ से इसकी हाइट निकल के आ जाएगी, वही पूछी है, ठीक है? हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो भई, ये तो इससे नहीं कटेगा, ये इधर कट जाएगा, लेकिन देखो ऐसा करते हैं अपन, पहले इसको 7 से काट लो। 7 दूनी 14 और फिर 7 आठे 56, है ना? अब 22 से इसको काट लो 7 बार, ठीक है भई, सही जा रहा है। 7 से 28 4 बार कट गया। h की वैल्यू 3 इंटू 4 12, ईज़ी था। ठीक है भई, 16 नंबर पे आ जाते हैं। बस कैलकुलेशन को थोड़ा-सा क्या है, इस क्वेश्चनों में ऐसा बनाना होता है कि आप आराम से काट लो, वरना बहुत बच्चे फँस जाते हैं। आधी वैल्यू उनको लिखी हुई नहीं दिखती। अब मान लो ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन होता, बहुत सारे बच्चे पता है h बराबर 4 करके टिक आ जाते हैं, फिर टिक करके आ जाते हैं। उनको ये 3 वगैरह वो भूल जाते हैं, ये चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है भई। 16 नंबर पे आओ, एक राउंड सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक के या फिर लीनियर रेस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, सीरियसली बहुत ईज़ी होते हैं। आप है ना इनके अंदर देख के डरा मत करो। इनको आराम से लिखा करो, प्यार से सॉल्व किया करो, प्यार से पेश आने वाले क्वेश्चन नहीं है, ईज़िली हो जाते हैं। एक एथलीट है, वो इस स्पीड से भाग रहा है पहले राउंड में, दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अच्छा, ये तो रेस का है ही नहीं क्वेश्चन, इसने तो बस रेस ट्रैक देके अपन को गुमराह किया है। ठीक है भई। क्या लगेगा इसके अंदर? 2 तरीके हैं, या तो आप पूरा फ़ॉर्मूला लगा दो,
लेकिन देखो क्या होता है, फ़ॉर्मूला ये होता है अपना, जब भी मैं बताता हूँ, जब भी सिर्फ़ 2 अपन को वो दे रखे होते हैं ना, स्पीड, जब तो अपन 2ab अपॉन a प्लस b वाला फ़ॉर्मूला लगा देते हैं और ईज़िली सॉल्व हो जाता है। 3 वाले में क्या है, थोड़ा-सा मुश्किल पड़ता है। AB करो, फिर BC करो, फिर CA करो, फिर ये भाग दो। थोड़ा-सा क्या है कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फ़ॉर्मूला लगाओ। थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो अभी करके देखते हैं एक बार। भई मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जो सर्कुलर ट्रैक है वो पूरा मेरा s डिस्टेंस का है। अब मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है, तो फ़ॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 3 राउंड खेले हैं इसने, तो s प्लस s यानी 3s हो जाएगी। अब अपॉन टोटल टाइम आएगा। टाइम अपन कैसे निकालते हैं? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो क्या आ जाएगा भई, पहले राउंड के लिए टाइम मैं निकाल रहा हूँ। s का मेरा ट्रैक था, s दूरी का, उसमें इसने 10 की स्पीड से भागा, ये टाइम आ गया। अगले वाले में s/20, अगले वाले में s/30। आराम से सोल्व हो रहा है, कोई इतनी मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। देखो यहाँ से s कॉमन निकाल लो, 1/10, 1/20, 1/30, एलसीएम 60 आ जाएगा। यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 2, s से s कट गया। ये 60 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 60 और बटे 6, 3 9 और 2 11। ये 180 बन गया, 180/11 करेंगे। 11 कम 11 70 आएगा, 11 छके 66 और फिर 40 बचेगा, तो 11 तिया 33, 16.3 कुछ आ जाएगा, 16.3 कुछ आंसर आ गया। बाकी चाहो तो ये भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा-सा मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन इसमें अजीब बनेगी। बाकी नहीं यार, मतलब ऐसा हाँ, कर सकते हो वैसे। 10, 20 और 30 दे रखे हैं, तो इतना मुश्किल तो नहीं पड़ेगा, आप इज़िली कर लोगे। जैसे करके देखें एक बार? क्या आएगा, 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 और बटे में पहले आएगा 200, फिर आएगा 600 और फिर आएगा 300। तो 600, 300, 900 और 200, 1100 आ गया। 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 30 और बटे 1100। हाँ, ये भी कर सकते हैं, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 30 दूनी 60, ये 180/11, यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, बात एक ही है, जो भी लगाओ, मतलब दोनों में मेरे को लग नहीं रहा कि इतना कोई खास फ़र्क पड़ा है। बाकी ऐसा है कि ये जब नहीं होता, जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यूज़ ऐसी होती है कि 29 है, 31 है, तो फिर उनको गुणा करके फिर जोड़ने में थोड़ा-सा मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए मैंने पहले मना किया था। बाकी डेटा आसान है तो कर सकते हैं। ठीक है भई, 17 नंबर पे आ जाओ। ये क्या बोला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एवोन एंड फायरस्टोन? इस क्वेश्चन में एक बात बता दूँ, अब देखो फिर मैंने ये नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, क्योंकि रोल नहीं है उस चीज़ का। ये क्या बोल रहा है, अंतर पूछ रहा है एवरेज नंबर ऑफ एवोन एंड फायरस्टोन, उसपे बाद में आ सकते हैं अपन अगर नीड पड़ेगी तो, पहले नीड नहीं होती है। एवोन और फायरस्टोन देखो, एवोन का 21% है और फायरस्टोन का 14% है। तो इनका एवरेज नंबर निकाल लेते हैं पहले अपन। हाँ, तो भई नीड पड़ेगी तो बस मेरे को पूरा पढ़ने की नीड ही नहीं है। टोटल नंबर दिखा 1350 दिखा, मैंने 1350 लिखा। अब आप बताओ, पहले आप उसका एवोन का 21% निकालोगे, एक बार सुनना ध्यान से। फिर आप 1350 का 14% निकालोगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा उनको जोड़ के एवरेज लोगे। अरे क्यों कर रहे हो? पहले आप डायरेक्टली क्या करो, 1350 इंटू 21 कर लो। परसेंटेज के लिए बटे 100 आएगा, ठीक है। अब एक बार सुनना, बस कहानी सुनना मेरी। फिर आप क्या लिखोगे, 1350 इंटू अब 14 आएगा, बटे 100 आएगा। अब आप क्या करोगे, इसका पूरे का बटा 2 करेंगे। अरे भैया जी, आप पहले ही यहाँ पे 2-2 लगा दो दोनों में, दोनों का ही एवरेज कर दो और सभी में से 1350 बटे 2 गुणा 100 कॉमन निकाल दो। 21 प्लस 14 को सोल्व करेंगे, 35 नहीं आ जाएगा? डायरेक्टली देखो सोल्व हो रहा है, 0 से 0 कट रहा है। आया ना? और अब इसमें से क्या करते हैं अपन, और इसको भी मैं तो कह रहा हूँ कि सोल्व मत करो, इसको भी ऐसा ही पड़ा रहने दो। एक बार इसको सोल्व मत करो, ये 0-0 मत करो, है ना? एक बार मैं ये हटाता हूँ, एक बार देखना अगले स्टेप में आपको कुछ एक चीज़ दिखेगी। अब ये आगे इसने क्या बोला है कि सोल्व टुगेदर टू द एवरेज नंबर ऑफ गुडईयर एंड डनलोप। गुडईयर का क्या है, 12% है। फिर वही 1350 का 12% निकालेंगे अपन और डनलोप का 15%। तो 1350 इंटू 15 और बटे 100 और इंटू फिर वही 2-2 दोनों में ही आना है। वही फिर 1350 बटे 2 इंटू 100 करेंगे, 12 प्लस 15 करेंगे, 27 आ जाएगा। भई फिर बताओ, अब इन दोनों का अंतर ही तो लेना था। अरे फिर कॉमन निकाल लो ना, इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं करी। 2 इंटू 100 फिर कॉमन आ गया। अब 35 में से 27 जाएगा, तो 8 आ जाएगा। आसान बन गया। अब 0 से 0 काट दो, 2 से 8 काट दो 4 बार। ठीक है भई? अब इसको गुणा कर लो। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 5 चौके 20 और 13 चौके 52 और 2 54, 540 बटे 10 करेंगे, 54 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बड़ी आसान चीज़ थी, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं थी। ठीक है भई, थोड़ा-सा कैलकुलेटिव था, बोल सकते हैं अपन। इस पे आ जाते हैं 18 नंबर पे। ये फिगर दे रखा है, इसमें कोड XY की वैल्यू x है, ये सब जो भी यहाँ दे रखा है, कुछ पढ़ना ही नहीं है अपन को तो।
बस ये देखो एक्स वाई की लेंथ पूछ रहा है मेरे से, यानी एक्स वाई पूछ रहा है, इजीली आ जाएगा। एक सेकंड, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, एक्स वाई निकालना है, ये वाली वैल्यू इजीली आ जाएगी। भाई एक छोटी सी आइडेंटिटी होती है अपनी कि 6 इंटू पूरी 16, 6 इंटू पूरी 16 बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू पूरी 4 प्लस एक्स। बस ये ध्यान रखना है, पूरी लेनी होती है। कई बच्चे इसमें वो कोड वाला मामला ध्यान रखते हैं, ये वाला, और वो आधी-आधी ले लेते हैं, यानी पहले 4 और फिर एक्स ही ले लेते हैं। नहीं भैया जी, पूरी आती है, ये सेकंड वाली थ्योरम है अपनी। 4 से 16 4 बार कटेगा, ये 24 आएगा, 24 बराबर 4 प्लस एक्स मतलब एक्स बराबर 20 अपना आंसर आ गया। बहुत ही आसान था ये तो। ये देखो भई, एक सम है ₹6000 का, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है भई। एनुअल सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट के ऊपर 10% की रेट से, अच्छा बराबर का दे रखा है, मतलब कि ऐसा कर लेते हैं। पहला पार्ट मैंने एक्स माना, 10% की रेट है, और इसका बटे 100 करो चाहे नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बराबर है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होगा भई? 6000 में से एक्स घटा दूँगा, ये सेकंड पार्ट है। इसके ऊपर 15% की रेट के, अब मैं 100 इसीलिए बोल रहा था कि नीड नहीं है, क्योंकि वो कट ही जाना है। ठीक है भई? यहाँ से देखो, आप सॉल्व कर लो इसको। तो काट लेते हैं इसको, ये 2 बार और ये 3 बार। ये बन गया 2x बराबर ये बनेगा 18,000, ये बनेगा 3x, ये इधर आ जाएगा, तो 5x बराबर 18,000, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3600। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मच इज़ द इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 1 ईयर? ये पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट x 3600 आ गया, इसके ऊपर 10% की रेट से 1 साल के लिए बस इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है अपन से, 360 आ जाएगी। बहुत ईज़ी था, नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है। अभी देखो कितना बकवास क्वेश्चन दे रखा है। एक भाई जिनको आइडेंटिटी नहीं पता है उनको बता देता हूँ, क्या होती है, छोटी-सी फ़ॉर्मूला होता है अपना, a की पावर अगर b है और अपॉन में a की पावर अगर c है, जब भी बेस सेम होता है और पावर्स मतलब ये डिवाइड में दे रखे होते हैं, तो a की पावर b माइनस c बन जाता है, और a की पावर b इंटू a की पावर c है, तो a की पावर b प्लस c बन जाता है। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती हैं, भाग में पावर घटती हैं। लगाएँगे यहाँ पे फ़ॉर्मूला। देखो, 5 से 8 को काट के 3 लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली, या फिर 8 में से 5 घटा के नीचे 3 आ जाएगा। अरे भई नीचे 3 आएगा, एक और लिख देता हूँ यहाँ पे फ़ॉर्मूला, कई बच्चों को समझ नहीं आता कि a अगर दे रखा है तो इसे मैं 1 अपॉन a की पावर -1 लिख सकता हूँ। मतलब जब पावर न्यूमरेटर में पॉज़िटिव में है, तो डिनोमिनेटर में लाऊँगे तो पावर नेगेटिव बन जाती है। भई नीचे थी a की पावर 3, ऊपर लेके जाएँगे तो a की पावर -3 नहीं बनेगी क्या? किस ऑप्शन में है? एक में है, आगे कुछ देखो ही मत ना, कहानी बंद करो। ठीक है भई। 21 नंबर पे आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का है। दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ और याद करने का तरीका बताता हूँ। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, इन दोनों फॉर्मूले में बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। मेरे को पता है, और ये क्वेश्चन तो हर बार आना ही है एग्ज़ाम में। फाइनल है, मैंने बता रखे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे आएँगे क्वेश्चन, ठीक है? सीक्रेट पेपर बना रखा है अपन ने। ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर पहले क्या आता है, डी का स्क्वायर। दोनों में देखो सेम टू सेम चीज़ें लिख रहा हूँ मैं। फिर क्या आएगा, माइनस, माइनस, फिर मैंने लिखा R1, R1 एकदम सेम चल रहा है। R2, 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 R2 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अरे तो भैया जी अलग क्या है? अभी लिखूँगा। जब भी T दिखे ट्रांसवर्स, T किसके जैसा होता है? प्लस का। यहाँ प्लस लगा दो। अब बचेगा क्या? माइनस, यहाँ माइनस लगा दो, आंसर आ गया आपका। अब बताओ इस क्वेश्चन को सिर्फ इसी फॉर्मूले से देखना डायरेक्टली। मेरे को क्या निकालनी है? इसने क्या बोला, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, मतलब ये देखो ट्रांसवर्स दे रखी थी, ये निकालनी है। पहले क्या आएगा? दूरी का स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, माइनस में R1 प्लस R2, इन दोनों को जोड़ा मैंने, 14 आया, 14 का स्क्वायर। 18 और 14 दे रखा है, 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है, 14 का 196 होता है। 14 में से 6 गए 8 है, 11 में से 9 गया 2 आया, 128 आ गया। 128 को 64 गुणा 2 लिख सकते हैं। 64 का रूट 8 होता है, 2 का कोई रूट होता नहीं है, 8 रूट 2 आंसर आ गया। आ गया समझ में भई? ठीक है। 22 नंबर पे आ जाते हैं। एक लड़का है, उसके पास में टोटल ₹60 हैं। डिनोमिनेशन दे रखे हैं अपन को अलग-अलग। डिनोमिनेशन क्या-क्या है? ₹1 की है, 50 पैसे की है और 25 पैसे की है। अब इनके नंबर दे रखे हैं इसने, क्या-क्या? 5, 6 और 8, इस रेशियो में है ये। अब ये बोल रहा है टोटल इसके पास ₹60 हैं। मेरे को एक बात बताओ, भई मैं 5, यही मान लेते हैं अपन, सिक्के हर बार क्वेश्चन के अंदर आसान हो जाता है। 5 सिक्के हैं ₹1-1 के, तो टोटल ₹5 मेरे पास में। 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो टोटल रुपए तो 3 हो गए ना, क्योंकि 50 पैसे का मतलब आधा रुपया होता है, 6 का आधा कर दिया मैंने तो ₹3 आ गए। 25 पैसे का मतलब 1/4, तो 8 का बटे 4 करेंगे तो ₹2 टोटल मिलेंगे मेरे को। टोटल रुपए मेरे को कितने मिले? 5 3 8 और 2 10। इसने कितने दे रखे हैं? 60, मतलब मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6 आ गया। ये मेरे से क्या पूछ रहा है? 25 पैसे के कितने कॉइन हैं? अरे भाई 25 पैसे के 8 कॉइन थे मेरे तो।
मेरी वैल्यू 6 आई है, 8 इंटू 6 करेंगे 48 आंसर आ जाएगा। भाई साहब जी मतलब एक-एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो आप अगर आपको तरीका ध्यान में है और क्वेश्चन को देखते ही स्ट्राइक कर रहा है आपको। ठीक है भई, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। विनोद और संजय हैं, वो एक विलेज प्रधान के इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। संजय को इतने वोट मिले हैं। देखो 50% से संजय को 2.5% वोट कम मिले हैं। तो 100% दूसरे वाले बंदे को 50 से 2.5% वोट ज़्यादा मिले होंगे, यानी 52.5 मिले होंगे। कई बच्चे क्या करते हैं इसको 100 में से घटाते हैं। अरे 100 में से घटाने वाला दिमाग क्यों लगा रहे हो? ये डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। और ये हारेगा, बिल्कुल जो 50 से कम जिसको मिले हैं वो हारेगा 270 वोट से, ठीक है। तो ये बोल रहा है विनोद को कितने वोट मिले? भई एक बात बताओ इसने मेरे को दे रखा है 270 वोट से हारा है। परसेंटेज में देखो मेरे, इधर ढाई का अंतर यानी टोटल 5% का अंतर आ रहा है। मैं इसका 100% निकाल लेता हूँ, ये वोट मेरे टोटल वोट्स आ गए। ये क्या बोल रहा है कि विनोद को कितने वोट मिले, ऐसे पूछ रहा है ये। तो अब भई विनोद को वोट कितने मिले हैं? 52.5% मिले हैं। इसका 52.5% निकाल दो। ठीक है भई, बन गई इक्वेशन, कर लो सॉल्व। इस पॉइंट से ये 0 उड़ जाएगा। अब देखो परसेंट से परसेंटेज उड़ा दो, 5 से काटो मत इसको। 2700 मतलब ये 2700 बन जाएगा, 2700 में 5 का भाग देना है। तो मैंने क्या बोला है, हर बार आपको क्या करना है, इस 27 का डबल कर दो और 1 के बाद पॉइंट लगा दो। यानी ये 540 आ जाएगा। ये 540 आ गया। इसका क्या करना है? 525 निकालना है बटे 100 करना है। ये बात की बात है। पहले ये देखो, या तो 0 से 0 उड़ा दो। अब भाई 54 को 525 से गुणा आप कर लेना यार, ये शायद मेरे हिसाब से इनमें से 2835 वाला आंसर आएगा। मतलब इसको गुणा करने पे 28350 आएगा, बटे 10 करेंगे 2835 आंसर आ जाएगा। काफ़ी ईज़ी है, मतलब कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है इसमें। 24 नंबर का क्वेश्चन, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये भी अपने उसी पेपर का एक क्वेश्चन है, ठीक है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला और एक ये वाला, ठीक है? देखते हैं इसको। इसमें क्या बोला है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचा कॉस्ट प्राइस के। भाई कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मान ली, इसने बेचा उसको 90 के अंदर, ठीक है? और वेट वो 40 ग्राम ही यूज़ कर रहा है 50 ग्राम की जगह पे। क्या करना है? 40 ग्राम ही यूज़ कर रहा है 50 ग्राम की जगह पे, लिख दो, सॉल्व कर लो। 50 से 100 2 बार कटेगा, 0 से 0 काट दो। 8 की चीज़ 9 में दे रहा है। मैं ग्राम में इस क्वेश्चन को कभी लेके ही नहीं जाता। रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं और ग्राम को भी अपन पैसा ही मान लेते हैं कि 40 वाली चीज़ को 50 में दे रहा है, यही दिमाग लगाना होता है। 8 वाली चीज़ 9 में बिक रही है, परसेंटेज प्रॉफिट का पूछ रहा है, भई 1 का प्रॉफिट हो रहा है 8 के ऊपर, 100 वगैरह मत लगाओ। 1/8 क्या होता है? 12.5% आंसर आ गया। ठीक है भई? लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या पूछ रहा है इसके अंदर कि बार ग्राफ दे रखा है, रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ एंड इंग्लिश, 4 बच्चों के दे रखे हैं। ए फुल मार्क्स इन मैथ इज़ 150, ठीक है भई, मैथ के 150 हैं, इंग्लिश के 120 हैं। तो डिफरेंस इन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुमन एंड विवेक इन बोथ द सब्जेक्ट्स पूछ रहा है। ठीक है भई, सुमन के निकालते हैं पहले। तो ये कितना है, 96% है। भई 150 का मैथ में इसके 96% मिला है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा देखना। और अब इसने देखो डिफरेंस पूछा है, तो भई सुमन का पहले अपन को टोटल करना पड़ेगा। देखो एक बार ध्यान से सुन लेना कहानी को, भागना मत। अब इसका निकालना क्या है, 56%। अब इसका अंतर लेना है किसके साथ में? 150 के दूसरा बंदा कौन था? विवेक। विवेक के यानी 65% का। और फिर भी वो जो माइनस अंदर आएगा दोनों को माइनस बना देगा। अब 120 का मेरे को कितना 55% करना है। अरे भैया जी आप इन दोनों में से 150/100 कॉमन नहीं ले सकते क्या? और 96 में से 65 घटाएँगे तो 31 आ जाएगा। अब देखो, अब 120/100 कर लो। 56 में से 55 घटाओगे 1। अब देखो कितना कम सॉल्व करना पड़ा। ये और ये अलग-अलग सॉल्व करते हैं, उसके बजाय ये कितना बेटर हो गया। 0 से 0 काट दो। 15 गुणा 31 कर लो, 15 एकम 15 का 5, एक कैरी लगी, 15 तिया 45 और एक 46, 46.5 आ गया ये तो। ये आ गया 1.2, इसको सोल्व कर लिया मैंने, ये आ जाएगा 47.7, 47.7 मेरा आंसर आ गया। बहुत ईज़ी कैलकुलेशन बना ली अपन ने जानबूझ के, वरना चाहो तो आप इसको लंबा भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है भई, इस तरीके से 25 के 25 पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सारे और मतलब अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी बोल रहे थे कि भई आप ना जैसे पीछे से चालू कर दो, दिन के 3-3 4-4 वीडियो डालो। अरे भई ऐसे नहीं होता है। मतलब जैसे बाकी जैसे क्लासेस रहती हैं ऑफ़लाइन, है ना? मीटिंग्स वगैरह रहती हैं, तो काफ़ी सारा काम रहता है। उसके बावजूद फिर जैसे कंटेंट बनाना रहता है, वन मैन आर्मी है आपका भैया, ठीक है? तो मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएँगी। एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है? बाकी जितना मेरे से हो रहा है उतना मैक्सिमम मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो और बाकी हाँ, जैसे कुछ ने एक वो एआई वाला जो जनरेटेड पेपर पता नहीं क्या था, वो उसकी भी डिमांड करी थी, तो वो सॉल्यूशन भी मैं आज रात तक या फिर कल आपको मिल जाएगा, कल सुबह देख लेना, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस पेपर में मैंने एक चीज़ें देखी थी, कि ध्यान से सुनना मतलब कि उस पेपर में
कम से कम भी 19 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे, जो बिना पेन लगाए बिना सॉल्व हो रहे थे। और मान लो अगर आप ये आर्ट सीखते हो, मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन भी आप बिना पेन लगाए बिना अगर सॉल्व करते हो, सुनना, तो कितना टाइम सेव करते हो? मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, उसको अपन ने सोचा दिमाग में, फिर अपन ने चीज़ें लिखी, सॉल्व किया, फिर आंसर टिक किया। और एक आपने सिर्फ पढ़ के दिमाग में कैलकुलेट किया और टिक कर दिया। बहुत टाइम, मतलब आधा टाइम लगता है पेपर के अंदर। तो वो वाले पेपर के अंदर अपन ऐसा ट्राई करके देखेंगे एक बार, ठीक है? एआई जनरेटेड है, तो मतलब एआई तो क्या है, बनाया तो वो इंसानों ने ही है, बस एक नाम उसका मतलब ऐसा हवा बन गई है, तो वो वाला अपन सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा। वो वाला ज़रूर देखना वो वीडियो, ठीक है? बाकी मिलते हैं अपन अगले सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है?